अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान साहब की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अहम फैसला हम देख रहे हैं कि सामने आ गया है। जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है उसे मंजूर करते हुए जेल ट्रायल के हवाले से जो नोटिफिकेशन 29 अगस्त को दिया गया था उसे कलअदम करार दे दिया गया, और साथ ही साथ जितनी भी कार्रवाई हुई है इस केस के अंदर अभी तक उसे भी कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन जो स्पेशल जज की तैनाती है उसे दुरुस्त करार दिया गया है। ऑन द अदर हैंड अगर एहतसाब अदालत के हवाले से बात करें तो वहां पर तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब की जो जमानत की दरखास्त है उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। तो जो रिलीफ की बात है, थोड़ा सा आज लग रहा है कि अदालती दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए अच्छा था और कुछ चीज़ें जो है उनके लिए शायद मस्बत तौर पर सामने आई है। कुछ इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स बात करेंगे मुल्क में इलेक्शंस की तैयारियों का आगाज़ हम देख रहे हैं कि हो गया है। सभी सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बना रही हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 16 महीने जिस तरह की उनके आपस में दोस्तियां और ताल्लुकात थे और जैसे वो शीरो शक्कर थे, अब ये तनकीद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में के इस हिस्से में बात करने के लिए मौजूद हैं वकील हैं, सियासतदान हैं, बहुत सारे जो आजकल के इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उन पर उनकी राय जो है वो आप लोग खास तौर पे बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज के दिन की मेरा ख्याल है इस वक्त की बड़ी खबर यही है, साइफर केस जेल ट्रायल, इसको लेकर बड़ा ही एक वो था, एक स्टैंड था पीटीआई का कि ये नहीं होना चाहिए। उनका जो मौक़िफ़ था वो आज जीत गया, कैसे देख रहे हैं? मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं देखा, ऑर्डर पढ़ूंगा और ऑर्डर पढ़ने के बाद ही उसमें उसके ऊपर फिर अपना वकीलाना तबसरा जो है वो मैं दे सकूंगा, सियासतदाना तबसरा कर। लेकिन सियासतदाना तबसरा तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि ये दिन उनके लिए वाकई जिस तरह आप कह रही थी अच्छा रहा। इसमें बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ जो कोई रिलीफ चाह रही थी तो एक उन्हें ग्राउंड मिल गया है जिसकी बुनियाद पे वो कुछ उम्मीदें जो वापस शायद जाग जाए उनकी। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल सियासत का ताल्लुक है तो उसमें जैसे आपने कहा कि शीरो शक्कर थे सारे पिछले 16 महीने में, तो एक सियासत का बड़ा अजीब सा चेहरा लोगों के सामने आ रहा है कि ये किस किस्म की सियासत है कि उसमें एक दिन अपने मुखालिफ के बारे में वो अजीब गुफ्तगू करते हैं, कुछ अल्फाज का चुनाव भी ठीक नहीं होता, लेकिन जब इक़्तिदार नज़र आता है तो उसके लिए बाहम हो जाते हैं और पुरानी सारी जो बातें की होती हैं उनको एक तरफ रख देते हैं। तो लोग ये हैरान और परेशान है कि ये आखिर सियासत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का एक मकसद रह गया, ये उनकी जिंदगियों का भी इससे कोई ताल्लुक है? आज तमाम सियासी जमातें जो मैदान में उतरी हुई हैं, प्रो पीपल बयानिया किसके पास है? 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों के जो इश्यूज हैं, लोगों को इस वक्त पाकिस्तान में 95% पाकिस्तान को यशमीन अब नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना कैसे गुजारना है, बिल्कुल ऐसे ही, अपना हफ्ता कैसे गुजारना है और अपना दिन कैसे गुजारना है। और पॉलिटिकल पार्टीज तमाम इस चीज में है कि हमें इक़्तिदार भी मुकम्मल नहीं, इक़्तिदार के कुछ टुकड़े हमें मिल जाए, उसके लिए अपना सोल बेचने के लिए वो तैयार है। अच्छा, इक़्तिदार के टुकड़े और हल किसके पास है? हल भी वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आज एक बिलावल साहब की तकरीर है, उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने कहा आपने अभी ऑर्डर देखा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इस पर एक चीज पे जरूर कॉमेंट कर दीजिए। जो ये कहा गया कि जो कार्रवाई अभी तक हुई है साइफर केस में सब कलअदम, ये हाउ डू यू लुक एट? ये तो मतलब जो साइफर केस का एक पूरा हवा था उसमें से पूरे बयानी में से आज हवा नहीं निकल गई। पर देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है कि जो सारी की सारी कार्रवाई को कालअदम करार देना बहुत बड़ा फैसला, मतलब कुछ नहीं बचा ना फिर उस केस का टेक्निकली तो अभी। और उसके नतीजे में अब जाहिर बात है अपील्स फाइल होंगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील्स फाइल होंगी, लेकिन आज ये कानूनी लिहाज से, कानूनी एतबार से इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि जहाँ पे पूरा का पूरा जो कार्रवाई है, पूरी की पूरी ट्रायल है, जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, जो चार्जेस फ्रेम हुए, उन सारों को नलिफाई कर दिया गया। अच्छा, एक और बात जो कही गई वो ये कही गई कि गैर मामूली सूरत हाल के अंदर जेल ट्रायल्स होते हैं, इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त नहीं हो रहा मुल्क के अंदर। डू यू एग्री विद दैट इन प्रिंसिपल कि जेल ट्रायल का कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, फेयर ट्रायल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो मीट नहीं होते। फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स में ये है कि ओपन कोर्ट होनी चाहिए, लोगों को एक्सेस होनी चाहिए, सहाफ़ी जाकर देख सके कि कार्रवाई कैसी चल रही है, उसके ऊपर आज़ादाना तौर पर रिपोर्ट कर सकें। तो वो जो जेल की सलाखों के पीछे जो कार्रवाई होती है उसका एक फ़ायदा ये होता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि उसके अंदर की जो गुफ्तगू है वो सिलेक्टेड गुफ्तगू बाहर निकलती है। तो लोग तो ये फेयर ट्रायल्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको तो शायद मीट नहीं करता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस मुल्क में जो राइज निज़ाम है, जो रस्म है, उसमें अगर आप मंजूर नज़र
नहीं रहते तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जिस दिन आप मंजूर नज़र हो जाते तो फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ये किस्सा बन जाती हैं। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब एक ज़माना था वो ज़ेर एहताब थे, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही थी, आज वो मंजूर नज़र हैं और पूरी की पूरी हमें लग रहा है ऐसे कि एक कोशिश भरपूर की जा रही है उन्हें वापस इक़्तिदार में लेके आने की, जिसको हम सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक डील हुई है और उसकी तमाम एविडेंस जो है वो हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो दायरों का सफर है, ये दायरों का सफर यशवीन खत्म होना चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई डील नहीं है, अदलिया खुद पर लगे दाग धो रही है। तो अदलिया उस वक्त दाग लगाए थे अदलिया ने जो धो रही है आज, या अदलिया आज दाग लगा रही है किसी और पर जो कल धोने पड़ेंगे? यशवीन, हमारी पूरी तारीख में 76 साल तारीख में हमारी अदलिया का एक बहुत ही अफसोसनाक किरदार रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा दे प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ द पावरफुल और उसके नतीजे में उन्होंने ऐसे फैसले दिए जो पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किए और जिनमें सरासर सामने ज्यादती हुई। भुट्टो साहब का केस आपके सामने मौजूद है कि एक शख्स की बेगुनाह आपने जान ले ली सिर्फ इसलिए कि आप एक सियासी फायदा हासिल कर सकें, एक डिक्टेटर एक सियासी फायदा हासिल कर सके। उसके बाद के जो फैसले, तो हमारी अदलिया का किरदार तो मुतनाज़ा है और सिर्फ यही नहीं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है या सियासी तबका है उसको अदलिया के ऊपर, अदलिया के इस किरदार पे एतराज है, पाकिस्तान के अवाम को भी उन्होंने कब डिलीवर किया। पेंडेंसी ऑफ ट्रायल्स देख लें। आज आप एक, मैं वकील हूं, मुझे इस बात का, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि आज आप अपना कोई एक केस दीवानी दायर करें तो आपको 15 से 20 साल लगेंगे उसमें फैसला लेने। ऐसा ही फौजदारी केस, क्रिमिनल केस, इंसाफ, क्रिमिनल, आपका क्रिमिनल लीगल सिस्टम पूरा बैठ चुका है और कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं है। और जब आप रिफॉर्म की बात करें तो हमेशा आगे से एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मेरे दोस्त नदीम अफजल चंद साहब चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के, उन्होंने खत लिख दिया रजिस्ट्रार को कि जी टैक्स पेयर का पैसा है, जरा हम तफसीलात तो जरा बताएं। तो उन्होंने कहा आप अदलिया के अंदर मुदाखलत कर। तो हमारा निज़ाम तो ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और मियाँ साहब के साथ एक हद तक जो पैनामा केस, सारा उसके अंदर एक ज्यादती हुई। बिल्कुल। अब ये चीजें अंडू किसी मकसद के लिए की जा रही है। हमें पता है पाकिस्तान के अंदर जिस रफ्तार से हो रही है, जिस रफ्तार से भी हो रही है, माशाल्लाह सारा जो प्रोसीजर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया जो पाकिस्तान में कभी भी किसी को नहीं मिलता। सबसे पहली चीज आप देख लें कि जेल से बाहर जाना, बाहर इलाज के लिए जाना, ये और किसी कैदी को ये सहूलत हासिल है? नहीं हासिल। फिर उसके बाद वतन वापस आना और जेल नहीं जाना, ऑल्दो कि आप यू हैव जंप्ड योर बेल, द कंडीशंस ऑफ योर बेल, यू आर अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी जो कार्रवाई है वो आकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहां पर मुकम्मल की जाती है। तो ये क्या है? और फिर उसके बाद MQM की तरफ जाना, बाप को साथ शामिल कर लेना। अच्छा, इस पर तो मैं आती हूँ, तोड़ जोड़ की तरफ तो मैं आती हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इस इशू पे मजीद बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अदलिया के किरदार पर, इस वक्त मुल्क की सियासत में जो कुछ हो रहा है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर PTI की सियासी सरगर्मियों के हवाले से एक केस आपको पता लगा हुआ था, उसका भी आज कुछ रिमार्क सामने आए हैं। उसमें जो जज साहब थे वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ECP को बुलाना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि अगर सियासी सरगर्मियाँ ही नहीं हो सकती मुल्क के अंदर तो फिर इलेक्शन भी ना करवाएं, मुलतवी कर दें। यही सवाल साइफर केस के जेल ट्रायल से जोड़कर भी लोग कर रहे हैं कि अगर आप एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते ट्रायल के लिए, मुल्क में इलेक्शन की सिक्योरिटी खाक प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके ऊपर अरबों रुपए भी जाया करेंगे। यशवीन, तकरीबन 80 से 90 अरब रुपया हमारा इन शायद आने वाले इलेक्शनों पे खर्च हो। फैसले आपने बैठ के बंद कमरे में कर लिए। आज पूरे पाकिस्तान को पता है कि इलेक्शन होने हैं, महज एक रस्मी कार्रवाई होनी है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है। और तो फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का फायदा? ये वो पैसा है कि जो एक आम पाकिस्तानी अगर पेट्रोल डलवाता है अपने स्कूटर में या अपनी गाड़ी में तो उससे टैक्स का पैसा कट जाता है। अगर वो घर के लिए कुकिंग ऑयल खरीदता है, कोई चीज अपना बिजली का बिल देता है, गैस का बिल देता है, फोन का बिल देता है, तो ये उसमें से टैक्स के पैसे कटते हैं। ये वो पैसा है जो हम इलेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये कोई जिम्मेदारी का एहसास करें। और फिर इलेक्शन कमीशन की ये एक जिम्मेदारी है कि जो हालात हैं, जो कैंपेनिंग का एनवायरनमेंट है, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को की तरफ कंड्यूसिव हो। अब ये बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो कहीं पे मीटिंग भी रखते हैं, मैं कल परसों डॉन अखबार में खबर पढ़ रहा था कि लाहौर में मीटिंग रखी, मीटिंग का ऐलान किया, पुलिस वहां पे पहले पहुंच गई। जी बिल्कुल, वो यही तो एतराजात हैं उनके, जो फिर वो कैसे कैंपेन कर पाएंगे? तो हर पॉलिटिकल पार्टी को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड
ये नहीं है कि जी हम गिला कर रहे हैं कि जो इलेक्टेबल्स आने चाहिए थे हमारे पास वो किसी और के पास चले गए, या बिलावल साहब को कह रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें, हर किसी को कैंपेन की आजादी होनी चाहिए। मुझे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं किसी भी शख्सियत से, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो मेरे दुश्मन तो नहीं है, वो सियासी मुखालिफ है। हर किसी को हक हासिल हो। और हमने यशवीन पाकिस्तान के अंदर हर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया इन 76 सालों में। हमने डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख लिए, हमने यहाँ पे हाइब्रिड निजाम भी देख लिए। हमने जो सिर्फ एक चीज यहाँ पर नहीं होने दी, एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो ये है कि लोगों को फैसला करने दें कि वो किसको अपना हुक्मरान चुने। वैसे आप बहुत सारी बातें जो करी हैं बड़ी अलाइंड लग रही है मुझे बिलावल साहब की बातों से। कहीं वापसी की तैयारी तो नहीं है आपकी दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ? उन्होंने आज ये कहा कि जो मुखालफत है वो दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है इस मुल्क के अंदर, जो बात अभी आप कर रहे थे। और वैसे वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। आपके ख्याल में इस वक्त पीपल्स पार्टी को शिकायत ये नहीं है कि उधर लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं, ये शिकायत है कि हमारी तरफ क्यों नहीं झुकाओ फील्ड का? देखिए, दुख होता है मुझे, मेरा एक निस्बत रही है पीपल्स पार्टी से, बहुत अरसा गुजरा है, और बिलावल साहब को जो स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए थी सियासत के लिए, वो उनको स्पेस नहीं दी जा रही। उनका आखिरी दिन जो उन्होंने कौमी असेंबली में तकरीर की वो आपके सामने मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से गिला किया, गुंजाइश मांगी। ऐसा ही है। तो ये सियासत की कॉन्वर्सेशन जो थी पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अहम थी, और पीपल्स पार्टी लगता है कि वो उससे दूर जा रही है बार तो, और आई होप दैट दे करेक्ट देमसेल्व्स। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने कहा कि कहीं मैं पीपल्स पार्टी में तो नहीं जा रहा कि गुफ्तगू ऐसी है। मैं तो आजाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं तो पहले दिन से ये तय किया हुआ है कि ना सिर्फ इलेक्शन आजाद लड़ रहा हूँ, बल्कि अगर हल्के के लोग मुझे मुंतखब करते हैं तो इंशाल्लाह मैं बैठूंगा भी ऑपोजिशन। मैं सवाल करने लगी थी फिर हुकूमत में बैठेंगे? हुकूमत में कतई नहीं बैठना। मैं तो सियासत कर रही हूँ, ऑपोजिशन के लिए रहा हूँ कि इन हुकूमतों में क्या बैठना। जो मांगे तांगे की हुकूमतें हैं वो क्या डिलीवर कर सकती हैं? आप मुकम्मल इक़्तिदार भी नहीं, इक़्तिदार के टुकड़ों के लिए यहाँ पे सियासत हो रही है। तो मैं तो अपोजिशन में बैठने को तरजीह दूंगा, इसलिए कि लोगों के जो पाकिस्तान के अंदर एहसासात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनसे दूर हो चुकी हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं है। अब इनकी सिर्फ गुफ्तगू जो है कि हम कल किससे अलायंस बना लें, हुकूमत में आ जाएं, कौन सी वजारतें मिल जाएं, कौन से ओहदे मिल जाएं। अब भी जो ओहदों की इलेक्शंस हुए नहीं है, ओहदों की गुफ्तगू ऐसे हो रही है कि जैसे एक केक का पीस है और एक केक पड़ा हुआ है आपके सामने और उसके हिस्सों के ऊपर लड़ाई जा रही है। नहीं, आप कह रहे हैं इक़्तिदार के टुकड़ों के लिए, वो इतने कॉन्फिडेंट, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही आ जानी है। कल हनीफ अब्बासी साहब शो पे थे, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में भी हमारी हुकूमत पक्की है, केपी में भी हमारी हुकूमत पक्की है, विफाक में तो हमने आना ही आना, चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म है। 2/3 अक्सरियत भी दे दें, क्या इक़्तिदार होगा इनके पास? कहाँ होगा? नहीं होगा। पाकिस्तान का हमें पता है, और हमने यही दायरों का सफर है जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है। इसलिए चेंज करने की जरूरत है कि हम इन 76 सालों में सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट की, एशिया की रेस से बाहर हुए, अब हम रीजन की रेस से बाहर हो गए। तो ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कल 30-40 करोड़ लोगों का मुल्क बन जाएगा। 64% यहाँ की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उम्मीद खत्म होती जा रही है, ना सेहत का निजाम है, ना तालीम है। तो ठीक तो करना है ना। पता नहीं कैसे होगा। वैसे इस मुल्क में इतना कुछ ऐसा हो रहा है कि समझ नहीं आती। वो हैरत भी जब होती है तो खुद पे दोबारा हैरत नहीं, दोबारा खुद पे हैरत होती है कि मजीद हैरत हो रही है जहाँ, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये फिर भी करना चाहती हूँ, एक इंटरव्यू आया है कल, कितनी हैरत हुई है आपको उस इंटरव्यू में? मानिका साहब का, खावर मानिका साहब का इंटरव्यू देने वाले पे ज्यादा हैरत हुई है, करने वाले पे ज्यादा हैरत हुई है? क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? सियासत का ताफुन इतना फैल गया है कि अब यकीन करें कि इसमें दामन बचा के, एक तो हम सोचते थे कि सियासत करें, अब तो इतनी ताफुन ज़दा हो गई है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ये सियासत का क्या चेहरा हम लोगों के सामने एक ऐसी खातून जो कि पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं है। मैं तो जी बिल्कुल, मैंने जब किसी तरफ से गुफ्तगू किसी भी खातून के बारे में हो, आई डोंट नॉट अप्रूव ऑफ दैट। मैं इंतहाई गैर मुनासिब समझता हूँ। मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो गुफ्तगू की गई, इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू, हम कंडेम करते हैं। फिर जो माजी में हमने देखा कि बीबी के बारे में, जो शहीद बीबी के बारे में जो की जाती थी, बेहुदा गुफ्तगू, ये लोग अपना असल दिखाते हैं। तो आई मीन मैं इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। सियासत जो है वो सिर्फ इश्यूज पर होनी चाहिए। सियासत के आप डिलीवर कर सके, नहीं डिलीवर कर सके, हम ये कहाँ लेके जा रहे हैं चीजों को? बिल्कुल, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो वो है, ये तो नहीं है। लेकिन वही बात है, आपने जैसे कहा कि ताफुन इतना हो गया है कि वाकई शायद दामन बचाना, जो लोग सियासत कर रहे हैं आप जैसे, उनके लिए मुश्किल हो गया। वक्त खत्म हो गया मेरे पास इस सेगमेंट का, वरना मैं मजीद आपसे बात करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। नाज़िम मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े मामला, उनकी तफसील से उन पर बात करेंगे। नगीर बुखारी साहब होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम से लेकर सभी सियासी जमातें जहां ये गिला करती हुई नजर आ रही हैं कि उनके लिए सूबे में कैंपेन करना मुमकिन नहीं है, जलसे जुलूस करना मुमकिन नहीं है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए रोज उसी सूबे के अंदर धुआंधार तकारीर भी कर रहे हैं और अपने मुखालफिन को पिछाड़ भी रहे हैं। आज के दिन की बात करें, अपर दीर में बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और अपने मुखालफिन का नाम लिए बगैर खूब खुलकर गोलाबारी की। उन्होंने यहाँ तक भी कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ ही इशारा था, उनके कायदीन की तरफ ही इशारा था, उनको निशाना बना रहे थे, लेकिन नाम लिए बगैर उनका कहना यह था कि इस मुल्क के अंदर जो सीनियर सियासतदान हैं उनकी पॉलिसीज और उनका जो अंदाज़ सियासत है वो किसी के लिए भी इस वक्त फीजिबल नहीं है, वो मस्बत नहीं है। वो बेसिकली इन पॉलिसीज को और उनके तर्ज सियासत को हम देख रहे हैं कि हदफे तनकीद बना रहे थे। मुल्क के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे सियासतदानों की अना का मसला है। शरीफ बरादरान की सियासत और उनके तर्ज सियासत को अगेन निशाना बनाते हुए उनका यह भी कहना था कि इनकी तो हमेशा से सियासत ही यही रही है कि ना खेलूंगा ना किसी और को खेलने दूंगा। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। पंजाब के सियासतदान है, जो हमारे लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। जी, बिलावल भुट्टो ने वहीं पर बात करते हुए, उसी जलसे से तकरीर करते हुए मजीद ये वजूहात भी बताई कि पीडीएम हुकूमत का हिस्सा क्यों बने। उनका ये कहना था कि मुल्क में इस वक्त जो खराब माशी सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा इसलिए बनी थी ताकि माशी पॉलिसीज का तदारुक, माशी जो खराबियां हैं उनका तदारुक किया जा सके और बेहतर पॉलिसीज जो है वो लाई जा सकें। लेकिन बार बार वजीर खजाना की तब्दीली जो है वो मुल्क में मईशत की बेहतरी उसकी वजह से नहीं हो सकी। पीडीएम का हुकूमत बना तो हमारा इरादा क्या था? हम इन तमाम लोगों के साथ क्यों मिले थे कि हम जो पाकिस्तान के 3-4 अहम मसले और शुरू में बहुत ही अच्छा चला, इदारे ने भी ऐलान किए कि हम अब से न्यूट्रल है। इनके साथ इसलिए मिले थे कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना था, मीशत में बेहतरी लाना था, मगर एक के बाद एक वजीर खजाना होने के बावजूद मुआशी हालात बदतर होते गए। जी, इसी जलसे में बिलावल अपने ही दौरे हुकूमत के अंदर की जाने वाली 18वीं तरमीम का भी भरपूर दिफा करते हुए नजर आए और इसी तरमीम के अंदर जो मजीद तरमीम की खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके हवाले से बात करते हुए बिलावल का ये कहना था कि इस मुल्क के अंदर ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि ना सिर्फ 18वीं आईनी तरमीम जो है उसके अंदर तब्दीली चाहती हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि दीर के अवाम का पैसा दीर के अवाम के बजाय इस्लामाबाद में लगाया जाए। जो सदर जरदारी ने तारीख रकम किया, 18वीं तरमीम भी पास करवाया, एनएफसी अवार्ड भी दी। हमारे जो दूसरी जमातें हैं उनका इरादा है कि ये 18वीं तरमीम को खत्म करें। उनका इरादा है कि ये एनएफसी का फॉर्मूला तब्दील करें। आपका पैसा है जो तालीम पे खर्च होना चाहिए, उसको वो इस्लामाबाद पे लगाना चाह रहे हैं। गो के इसी आईनी तरमीम के हवाले से बात करते हुए सेनेटर इसहाक डार साहब का ये कहना था कि इन खबरों में अभी कोई सदाकत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसा हो जाए तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। आइन के अंदर तरामीम हुआ करती हैं, माजी में भी होती रही हैं, लेकिन अगेन इसी तरमीम के हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं राना तनवीर साहब, उन्होंने अपनी ज़ाती राय का इजहार करते हुए ये कहा कि एनएफसी अवार्ड का खाली मामला नहीं है 18वीं तरमीम के अंदर, इसके अंदर और भी बहुत इशूज़ हैं। जब ये तरमीम हो रही थी उन्होंने कहा कि मैं तब भी ज़ाती तौर पर इसके खिलाफ था। जी, तो जहाँ पर बहुत सारे इस वक्त मुल्क में मसाइल हम देख रहे हैं कि हैं, जहाँ पर आने वाले इंतखाबात को लेकर बहुत सारी डिबेट ऑन गोइंग है, वहीं पर 18वीं तरमीम भी उस डिबेट का हिस्सा बन चुकी है। इस पर भी बात करेंगे, मजीद जो कुछ इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, बहुत सारे इशूज़ हैं जो मैंने इब्तदाई में भी अभी जिनका जिक्र किया और उन पर बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले अगर ये कह दीजिए, बिलावल साहब ने आज जो तकरीर की है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इस मुल्क के सीनियर या बुजुर्ग सियासतदान हैं उनकी अना का मसला है, उनकी पॉलिसीज़ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि क्या वो अपने वालिद पर भी यही तनकीद कर रहे हैं और अगर उनकी वालदा हयात होती तब वो क्या कहते। उन्होंने ये कहा कि एक सीनियर सियासतदान में और उनमें यही फ़र्क है जो कि उनके तर्ज़े गुफ्तगू से झलक रहा है। क्या कहेंगे? शुक्रिया। चेयरमैन साहब ने जो बात की वो आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लें और उसमें क्या नशेब फराज आए और फिर पाकिस्तान ने आज तक अचीव क्या किया, तो वो भी कौम के सामने है। चेयरमैन बिलावल ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कहते हैं कि पाकिस्तान के कोई 60 to 65% यूथ पॉपुलेशन है और वो बड़ी मायूसी का शिकार है और वो समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा और उनको मुस्तकबिल जो है संवारने के लिए एक नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है। वो चेयरमैन बिलावल एक नौजवान लीडरशिप है। चेयरमैन बिलावल ने ये बात की, वो इस हवाले से बात नहीं की कि कोई बुज़ुर्ग सियासतदान है तो वो बल्कि ये जो सिस्टम 70 सालों से चला रहा है उसकी तरफ निशानदेही है कि इस सिस्टम में अभी तक हम बजाय हम आगे जाने के जो पहिया था उसका तरक्की का वो आगे नहीं चला बल्कि पीछे की तरफ गया। आज आप इकॉनमी की सूरत हाल देख रहे हैं, तो इसलिए चेयरमैन बिलावल ने बड़ा दुरुस्त कहा कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। नौजवानों को ये समझना चाहिए कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं और मसाइल का हल नौजवान जो है वो पेश करें। अच्छा बुखारी साहब, नई और नौजवान क़यादत जो है उसका तो जाहिर है सामने आना हमेशा ही अच्छा और खुशाइंद होता है, लेकिन सर तजर्बे का क्या कोई नेमल बदल होता है? जो एक्सपीरियंस आपके पास है, मैं किसी और का चले नाम नहीं लेती, आप खुद बहुत सीनियर सियासतदान हैं, वो तजर्बा हम बिलावल साहब से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज उनके पास होगा, भले वो आपकी जमात के चेयरमैन हैं। देखिए, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने पार्टी की सरबराही संभाली तो वो भी बड़ी यंग थी और ये आपके सामने है कि सबसे पहले मुस्लिम दुनिया की खातून वज़ीर आज़म थी और एट द एज ऑफ 35 वो प्राइम मिनिस्टर थी इस मुल्क की और उन्होंने जदोजहद जो की भुट्टो शहीद की शहादत के बाद वो भी एक नौजवान क़यादत थी। तो वो पीपल्स पार्टी का माजी आपके सामने है, पीपल्स पार्टी की क़यादत का माजी आपके सामने है और जिस अंदाज से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लीड किया वो भी कौम के सामने है। तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर नौजवान क़यादत कहती है कि उन्हें मौका मिले कौम की सिमत को दुरुस्त करने का, कौमी इश्यूज़ पे पॉलिसीज़ देने का और बिलखुसूस जो आइडियोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दी थी उस पर अमल दरामद करने के लिए उसमें हर्ज तो कोई नहीं है। कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सर ये जो आप बात करें ना पुरानी लीडरशिप वर्सेस न्यू लीडरशिप, आप जी मुकम्मल कर लें सर, मुकम्मल कर लें। तो सेकेंडली आपने कहा कि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से ही बंदा गाइडेंस भी लेता है। तो चेयरमैन बिलावल ने यह तो नहीं कहा कि हम गाइडेंस नहीं लेंगे सीनियर क़यादत से, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अब मौका मिलना चाहिए नौजवान क़यादत को। तो गाइडेंस के लिए अगर सीनियर लीडरशिप मौजूद है तो उनसे गाइडेंस ली जा सकती है। आसिफ अली जरदारी साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है और आसिफ अली जरदारी साहब की जो पॉलिसीज़ थी वो मुफाहमत की पॉलिसी रही, मुसालत की पॉलिसी रही, मसलत की पॉलिसी नहीं रही। ये और लीडर थे जो मसलत की पॉलिटिक्स करते रहे और बेनिफिट उठाते रहे। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस से साथ साथ नौजवान क़यादत जो है वो मुस्तफ़ीद होती है, फ़ायदा उठा सकती है। तो ये कोई सीनियर लीडरशिप और सोच और जूनियर या नई जो यूथ है, यंग लीडरशिप है, उनकी सोच का कोई क्लैश तो नहीं चल रहा सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर? एक तरफ जो है वो चेयरमैन जरदारी साहब जो है वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, वो कहते हैं कोई भी सूरत हाल हो हम तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल साहब जो है वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, अगर इस तरह इलेक्शन हुए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। देखिए, बिलावल साहब ने जो बात की उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। बिलावल साहब की जो मुतालबा है वो है मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, और बिलावल साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले
और हम एतमाद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि वो अपना आइनी किरदार और अदा करेंगे, अपना आइनी रोल अदा करेंगे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवाएंगे। और अगर ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हुए तो फिर आने वाले इंतखाबात के नताइज को मानने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। और अगर लोग नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर कैओस और अनार्की होगी, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर ना लोगों को रोज़गार मिलेगा और ना ही कीमतों की अशिया की कीमतें कंट्रोल में आएंगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इसलिए डिपेंडेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। सर मैं इसी पर्सपेक्टिव में ये सवाल कर रही हूँ, जो बात आप करें मैं इसी तनाजुर में ये सवाल कर रही हूँ कि अगर एक तरफ बिलावल ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो मुल्क में अनाकी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कराने वाले इदारों पर अभी मुकम्मल एतमाद नहीं है बिलावल का, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन नहीं सर इलेक्शन कराना, जरदारी साहब कहते हैं हमें मुकम्मल एतमाद है। थोड़ा सा इसमें डिस्टिंक्शन है इसमें, और डिफ्रेंशिएट करें कि इलेक्शन कमीशन का आइनी रोल क्या है और आइनी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स का रोल क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है। इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लें। आज जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और केयर टेकर गवर्नमेंट से है। और इसी बात का नोटिस लेने के लिए चेयरमैन बिलावल भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस ले, इसका कॉग्निजेंस ले कि मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट या उसके मातहत एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट करे। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होनी चाहिए, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ज़ात के लिए तो नहीं मांगती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। सर कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट किया जा रहा है किसी एक जमात को? आपका इशारा ऑफ कोर्स नून लीग की तरफ है, कहाँ से सपोर्ट मिल रही है वो कहते हैं साबित करें, और अगर कोई ऐसे सबूत या शवाहिद हैं पीपल्स पार्टी के पास कि कोई हमारी बी टीम है या हमें सपोर्ट किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। देखिए इलेक्शन कमीशन को कहते हैं ना कि वो खुद भी नोटिस ले सकती हैं। जिस अंदाज से मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए पाकिस्तान, जिस किस्म का प्रोटोकॉल उनको एयरपोर्ट्स पे मिला, जिस किस्म की कन्वीनियंस उनको मिली कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने का, उस वक़्त तक वो एक कन्विक्टेड आदमी थे, एक्यूज़ भी नहीं थे बल्कि कन्विक्टेड थे। और फिर जिस तरह उनको रिलीफ मिली, और ये 8 भी उन्हीं को आता है रिलीफ लेने का, चाहे वो 2000 में हो, चाहे वो 2000 के बाद हो, 2007 में हो या फिर 2019 में हो, तो ये रिलीफ उन्हीं को मिलता है, किसी और जमात को तो नहीं मिलता। और इसमें उनके पास ये हुनर है रिलीफ लेने का, और उनको रिलीफ मिली कि वो महकमे जो आज केयर टेकर के मताहत हैं, मसलन नैब है, नैब ओपनली कोर्ट्स में कहता है कि जी हमें इनकी कस्टडी नहीं चाहिए। लेकिन इससे कबल नैब उनकी कस्टडी क्यों मांगती रही है? अच्छा सर, ये जो रिलीफ की आप बात कर रहे हैं ना, ये रिलीफ तो फिर बियॉन्ड एक केयर टेकर सेटअप या इलेक्शन कमीशन जा रहा है। जो बात आप कर रहे हैं, कल भी हमारे प्रोग्राम में चांडियो साहब थे, वो भी कोई आप ही की तरह की बात कर रहे थे। आप बतौर एक सीनियर सियासतदान और सीनियर वकील भी ये समझते हैं फिर क्या ये कोई अदम एतमाद का इजहार है इस मुल्क की अदलिया के ऊपर और अदालती निज़ाम के ऊपर कि वो फेवर कर रहा है इस वक्त किसी एक शख्स को? देखें, हम बात यह कि हम अदलिया पे तो देखें, अदलिया का माजी आपके सामने है और हम तवक्को करते हैं कि अदलिया आज़ादाना तौर पे फैसले करे। लेकिन अदलिया को जब प्रोसिक्यूशन केसेस को सपोर्ट न करे तो फिर अदलिया क्या करेगी? अदलिया ने तो उस मटीरियल पे ही फैसला करना ना जो प्रोसिक्यूशन उनके सामने लेके आएगी। और प्रोसिक्यूशन किसके मतहत है? प्रोसिक्यूशन को कौन गाइड करता है, कौन उसको अहकामात देता है? तो ये आपके सामने है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन ही अगर बैठ जाए, अभी जितने केसेस में एक्विटल हो रही है तो प्रोसिक्यूशन जाकर वहाँ बैठ गई है। तो फिर मैं तो ये समझता हूँ कि या तो आज प्रोसिक्यूशन अगर दुरुस्त है तो माजी की प्रोसिक्यूशन गलत थी, फिर उनका एहतसाब होना चाहिए कि वो क्यों बेबुनियाद मुकदमे, गलत मुकदमे, झूठे मुकदमे बनाते रहे और क्यों अजियत देते रहे पॉलिटिकल लीडरशिप को, और उनका मौका पहले अदालतों में क्या था और आज उन पर क्या है। तो नैब के अपना तजाद है, तो उस तजाद को हम समझते हैं कि
आज उसका कॉग्निजेंस जरूर ECP को लेना सर, चाहिए। नैब का भी और अदलिया का भी ये जो मामला है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि अदलिया माजी में जो दाग लगा बैठी है खुद पर सिर्फ उनको धो रही है, रिलीफ कोई नहीं दे रही। और ये जब आप लोग शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर भी PMLN की तरफ से बड़ी तनकीद है। हनीफ अब्बासी साहब हमारे शो पे थे कल, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए एक ही पैगाम है कि मेहनत करें, हसद ना करें। हमारी मेहनत सामने नज़र आ रही है और आप किसी की बल बोते पे इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो चेयरमैन बिलावल ने भी कहा अपने मंशूर पे, अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी कारकर्दगी पे और आवाम पे एतमाद करके जाए ना। सहारे क्यों ढूंढते हैं, बैसाखियाँ क्यों ढूंढते हैं? और जिस अंदाज से शमूलियतें हो रही हैं नून लीग में वो आपके सामने हैं और उनको देख लें कि जो माजी में जो बाई इलेक्शन हुए उनमें रिजल्ट्स क्या था, उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो इसलिए चेयरमैन बिलावल ने कहा कि अपनी बुनियाद पे अपनी कुव्वत पे, अपनी आइडियोलॉजी पे इलेक्शंस में जाएं। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि आप वकील भी हैं और अभी थोड़ा सा वक्त भी कम है, मैं एक सवाल का जवाब आपसे जरूर लेना चाहती हूँ। कैसे देख रहे हैं, फैसला आ गया है साइफर केस में जेल ट्रायल हो सकता है कि नहीं, उसके हवाले से और गैर कानूनी करार दिया गया है, कहा गया है कि बहुत कोई गैर मामूली सूरत हाल हो तो जेल ट्रायल्स हो सकते हैं वरना जेल ट्रायल नहीं हो सकता। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए जी, ट्रायल चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर हो, हम तो समझते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और जेल ट्रायल तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस उन्होंने जेल ट्रायल का कहा जज साहब ने। अगर मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फराम कर सकती है इमरान खान साहब को, उनको अडयाला जेल से ला के कोर्ट पे पेश कर सकती है तो ज़रूर पेश करें और ट्रायल अगर बाहर भी हो जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस ये जेल ट्रायल रखा गया था। बहरहाल उस पर अब वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आता है वो सामने आ जाएगा इस फैसले के बाद, लेकिन मैं बार सूरत समझता हूँ कि ट्रायल ऐसा होना चाहिए कि जिस पे लोग एतमाद करें, जिस पर लोग एतमाद करें और फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए उस पर। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके वक्त के ट्रायल लिए। को कंक्लूड होना चाहिए जी बिल्कुल, ट्रायल फेयर होना चाहिए, ट्रायल को कंक्लूड होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, नगीर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और जैसा कि उनका कहना था कि ट्रायल कोई भी हो उसे फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और कंक्लूसिव होना चाहिए। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।